चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो यार, वेव एक काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं। स्ट्रिंग वेव है, फिर आपका स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं जो स्ट्रिंग वेव में और साउंड वेव में, वो है। साउंड वेव का पूरा एक अलग टॉपिक चलता है ना बच्चों। बीट्स का एक टॉपिक चलता है, डॉपलर्स इफेक्ट का टॉपिक चलता है। मुझे सबसे पहले आप लोग एक बार चैट बॉक्स में ये बताइए कि कितने लोगों ने महामैराथन वेव्स का देखा है। अगर देखा है तो एक बार जल्दी से स्वैग सैल्यूट। ओके, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। क्या आपने महामैराथन या फिर वो जो मैराथन सीरीज थी वेव्स वाली, दोनों में एक्चुअली सेम लेक्चर्स ही हैं। हमने एक बार मैराथन में वेव्स का टॉपिक इतने अच्छे से बना दिया था कि महामैराथन में भी हमने वही वीडियो आपको दी, क्योंकि कुछ नया करने का स्कोप बचा नहीं था उसमें, है ना। सो टेल मी एवरीवन, ओके मोस्ट ऑफ यू हैव सीन। कुछ बच्चे देख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं कि नहीं देखा है। बच्चों आपको डेफिनेटली वो सीरीज जाके देखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको जो वेव्स की फील आएगी ना, फील जो मिलती है मेरी क्लास में आपको, वो आपको वहीं पे मिलेगी। क्योंकि आज का सेशन तो क्या है, फॉर्मूला और क्वेश्चंस पे बेस्ड है। लेकिन अगर आपके इसके कंसेप्ट्स ही क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, और अगर आप उसको वंडरफुली सीखना चाहते हो वेव्स को, जैसे कि आपने आज तक कभी नहीं सीखा होगा, तो वो जो वेव का महामैराथन है वो मास्टरपीस है वेव का। डेफिनेटली आपको एक बार देखना चाहिए। उसमें मैंने ढेर सारे एनिमेशंस यूज करे हैं, एक्सटर्नल वीडियोस यूज करे हैं आपको बीट समझाने के लिए, डॉपलर्स इफेक्ट समझाने के लिए, और वो बहुत अमेजिंग लेक्चर है बच्चों। डेफिनेटली उसको आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो, राइट एवरीवन। चलिए, और यहां पे मैं आपको वैसे भी फॉर्मूला रिवीजन तो कराऊंगा ही। तो बच्चों कोई भी प्रोग्रेसिव वेव जब होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस v इंटू टी, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में जो वेव है ना, वो ये वाली वेव है जिसको हम कहते हैं, अच्छा स्लाइड चेंज हो गया ना, चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिलेबस में जो वेव है उसका नाम है साइनोसॉइडल वेव, राइट। सिंपल हार्मोनिक वेव यू कैन से, SHW। जैसे SHM था पिछले चैप्टर में, यहाँ पे SHW है। उसका जो इक्वेशन होता है गाइस, वो होता है ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू a साइन, राइट, kx प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस फाइव भी हो सकता है आगे, है ना, फेज डिफरेंस, उसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन बनेगा बच्चों हमारे वेव में। तो ये भी आप देखेंगे, यहाँ पे x का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे टाइम का फंक्शन आ रहा है। तो एनी वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विल हैव फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको बताता है ना, वेव में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम पे बताता है ये, यानी कि क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, क्या डिस्टेंस है x का, है ना, उस पॉइंट का, और उस टाइम पे कहां पे है वो पार्टिकल, है ना। तो x और t दोनों को बताता है ये। खैर चलिए, ये तो बात होगी पूरी मैथमेटिक्स की। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि आपको यहां से वेव की वेलोसिटी मिल जाती है। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई भी ऐसा इक्वेशन गिवन है तो सिंपली आप लिख सकते हैं वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पे आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, ओमेगा। और हाँ बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस में टेंशन मत लेना आप, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, ओमेगा। भले ही वहां पे प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, डजंट मैटर। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x आप देखेंगे तो k है वो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x जब आप देखेंगे तो वो k है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय ओमेगा बाय k। और ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली, इसी फॉर्मूले से आता भी है ये, f इंटू लैम्डा, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब ये k क्या चीज है, k होता है नंबर, है ना, वेव नंबर भी कह सकते हैं आप इसको। k का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज गिवन बाय 2 पाई f। तो एनीवेज अगर आप ओमेगा को 2 पाई f लिखते हैं, k को अगर आप 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं, तो 2 पाई और 2 पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, लैम्डा जाएगा ऊपर, f लैम्डा ही मिलेगा। समझ में आया बच्चों। तो वेव की वेलोसिटी के दो इक्वेशंस तो मैंने आपको यहीं पे सिखा दिए, राइट। आपको लिखना होगा ओमेगा बाई k या फिर f इंटू लैम्डा। एक और वेव की वेलोसिटी का इक्वेशन यहां पे आता है, जब आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें टेंशन गिवन है, और वहां पे एक पल्स प्रोड्यूस कर दिया गया है ना, एक रिपल प्रोड्यूस कर दिया गया, वो पल्स कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू। जहां पे टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू है स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ रही है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो एक बार चैट बॉक्स में, क्या बात समझ में आ गई है? ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग,
T डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू का मतलब है मास अपॉन लेंथ। और ये है जब आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो सिंपल हार्मोनिक वेव का, तो आप ऐसे इसकी वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला तो आप बचपन से सीखते हो ना, वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, F इनटू लैम्डा। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑसम गाइस। थोड़ा स्वैग सैल्यूट बना दो यार चैट बॉक्स में एक बार, कम ऑन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है बच्चों स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का आपको एक एनिमेशन के थ्रू फील दिया गया है महामैराथन में, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार देख लेना। हालांकि फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे क्या होता है, एक वेव एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, दूसरी दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। जब उनका सुपरपोजिशन होता है, जब वो इंटरफियर करती है एक दूसरे के साथ, तो स्टैंडिंग वेव का जन्म होता है। स्टैंडिंग वेव में आपको नोड्स और एंटी नोड्स देखने को मिलते हैं। ऐसा पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो उसको हम कहते हैं नोड। तो ये पॉइंट भी देखो नोड है, इसका एम्पलीट्यूड भी 0 है, इसका एम्पलीट्यूड भी 0 है, तो वो भी नोड बन गया हमारा, है ना। आई थिंक ये आपको क्लियरली विजिबल है, राइट। ये देखो ऐसा वेव है, ये थोड़ा डॉटेड लाइन काफी पतली है तो देखना थोड़ा मुश्किल है इसको, बट हाँ समझ जाना। और जहां पे आपको मिल रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहां पे देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसको हम कहते हैं बच्चों एंटी नोड, है ना। तो उसको हम कहते हैं एंटी नोड। तो पिछले स्लाइड में ही मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको सारी क्लैरिटी यहां पे आ जाए कि कहां कहां पे नोड्स बनते हैं और कहां कहां पे एंटी नोड्स बनते हैं। ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है ना। वैसे कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कि कहां कहां पे बनता है, नो इश्यू गाइस। देखो यहां पे नोड बना 0 पे, अगला नोड बनेगा लैम्डा बाई 2 पे, यानी कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। फिर एक नोड यहां पे बन रहा है लैम्डा पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है बच्चों, लैम्डा बाई 2। लेकिन 0 से शुरू करके पहला एंटी नोड यानी जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वो बनता है एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 4। फिर अगला एंटी नोड बनेगा यहां पे जिसकी डिस्टेंस होगी 3 लैम्डा बाई 4। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, दो नोड्स, एक नोड और दूसरा नोड, इनके बीच का सेपरेशन होता है बच्चों लैम्डा बाई 2। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि दो एंटी नोड्स, एक एंटी नोड दूसरा एंटी नोड, सक्सेसिव एंटी नोड्स, इनके बीच का डिस्टेंस भी होता है लैम्डा बाई 2। लेकिन एक नोड और दूसरा एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों लैम्डा बाई 4। देखो नोड एंटी नोड लैम्डा बाई 4, एंटी नोड नोड लैम्डा बाई 4, नोड एंड नोड लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये याद रखो बस आप। डन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका ये टॉपिक, इसका डेरिवेशन मैं आपको यहां पे नहीं कराऊंगा। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग वेव फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, है ना। सिंपली आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया गया है, महामैराथन में। मैंने आपको बताया था फोकस सीरीज में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। टाइम थोड़ा कम होता है, क्वेश्चंस भी तो करने हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये है तब जब वेव दोनों साइड फिक्स्ड होगी, और ये तब है जब वेव स्ट्रिंग एक तरफ से फिक्स्ड होगी और दूसरी तरफ से फ्री होगी। तो एक बार जल्दी से फॉर्मूले देख लो, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब एक एंड फ्री है तो V/4L होता है, लेकिन जब एक एंड फिक्स, दोनों एंड जब फिक्स थे ये वाला, तो V/2L था, है ना। सारे फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। और ये फिक्स्ड का था, ये हो गया आपका फ्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव बीटा डिवाइडेड बाई रो, ये कहलाता है बल्क मॉडुलस, ये है डेंसिटी। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव तो साउंड वेव भी है ना। तो साउंड वेव का फॉर्मूला भी आपने देखा हुआ है, डेराइव किया हुआ है बीटा बाई रो से। उसमें आपने देखा था न्यूटन ने बोला था कि भाई आइसोथर्मली फ्लो होता है साउंड, राइट। बट फिर बाद में लैप्लास करेक्शन आया था, उन्होंने बोला कि एडियाबैटिक होता है, तो वहां से फॉर्मूले निकल के आए थे। ये न्यूटन्स का इक्वेशन है, तो उन्होंने बोला था कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस P के इक्वल होता है, तो यहां से आंसर आया था 279। बट बाद में जब लैप्लास करेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला आइसोथर्मल नहीं होता, एडियाबैटिक होता है, गामा टाइम्स P लिखा गया, तो आंसर करेक्ट आ गया 330, है ना। तो इसको लैप्लास करेक्शन कहते हैं हम लोग। अब जो आपको फॉर्मूला याद रखना है साउंड वेव का, वो ये है √γ(R)T डिवाइडेड बाई M। गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स फॉर दैट गैस, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, और M है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट kg में, kg पर मोल, है ना। समझ में आ रहा है, बस रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट रिवाइज कर लो, फिर बोलोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देते हैं, रिवाइज नहीं कराते हैं, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये इफेक्ट्स आप खुद पढ़ लेना, किस चीज में कैसा इफेक्ट होता है ना, साउंड के स्पीड का।
ये आपके लिए है, स्वयं विचार करिए इसके बारे में। पूरा एक्सप्लेनेशन महामैराथन में दिया है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यानी कि एक साइड से क्लोज्ड है, दूसरे साइड से ओपन है। क्लोज्ड का मतलब ये नहीं होता कि दोनों साइड से क्लोज हो जाए। कई बच्चे बोलते सर दोनों साइड से क्लोज होना चाहिए था। दोनों साइड से क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना, तो बंद हो गया, कोई साउंड वाउंड कुछ भी नहीं है। तो ये एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है, उस केस में बच्चों ये सारी इसकी पॉसिबिलिटीज हो गई और ये इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना V/4L, 3V/4L, 5V/4L, ये बिल्कुल सिमिलर होता है स्ट्रिंग वेव ओपन एट वन एंड। देखो स्ट्रिंग वेव ओपन एट वन एंड याद है, अभी अभी देखा था ना, ये देखो स्ट्रिंग वेव ओपन एट वन एंड, फ्री एट वन एंड, सेम फॉर्मूले V/4L, 3V/4L। याद करने का तरीका देखो, शेप भी वैसा ही बनता है, बिल्कुल एक साइड से फ्री है। तो हमारा जो स्टैंडिंग वेव यहां पे बना ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, उसमें भी वैसा ही शेप बना है। सो दैट इज व्हाई फॉर्मूला इज सेम। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल एलियन की तरह साउंड कर रहा हूं मैं? अगर आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत दर्दनाक बात है ये, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप अगर मैराथन देख लोगे, महामैराथन, तो आपको ऐसी फील नहीं आएगी, है ना। ये तो सिर्फ रिवीजन क्लास है बच्चों, ओके। चलिए, ये है स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, जब दोनों साइड ओपन होगा। जब दोनों साइड ओपन होता है तो जो फॉर्मूला बनता है, राइट, वो फिक्स्ड स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला बनता है। देखो V/2L, 2V/2L, 3V/2L। अगर बात की जाए स्ट्रिंग वेव फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये वाला, तो देखो वही फॉर्मूला है V/2L, 2V/2L, 3V/2L। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ याद करना है फॉर्मूला, दोनों टॉपिक्स में याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्ट्रिंग वेव में भी याद कर लिया तो वो आपको काम आ जाता है साउंड वेव में, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हम लोग डन है। बीट फ्रीक्वेंसीज, अब दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो उनका डिफरेंस होता है बीट फ्रीक्वेंसीज। और ये है बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट, इसका भी आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं महामैराथन में, यहां पे मैंने आपको बोला था फॉर्मूला और क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एवरीवन एंड टेल मी इफ यू आर डन, कम ऑन। ये है आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करें क्वेश्चंस। थोड़ा रिवीजन लंबा हो गया, जाहिर सी बात है क्योंकि चैप्टर बड़ा है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है बच्चों। कम ऑन, टेल मी द आंसर फॉर दिस। स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी, स्ट्रिंग है जिसकी आपको डेंसिटी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, इज स्ट्रेच्ड अंडर अ टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। When it is plugged at midpoint, the speed of transverse wave on the wire is, ठीक है। जब ये प्लग करेंगे आप इसको मिड पॉइंट पे तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितना होगा, ओके एवरीवन। चलिए देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आ रहा है आपका? बहुत सारे आंसर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, चलो मैं एक बार देख लेता हूं इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। देखो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी अभी बताया गया था, velocity of wave in a string is √T divided by mu, करेक्ट ना। अब यहां पे आप देखेंगे तो आई थिंक आपको टेंशन गिवन है विच इज 20 न्यूटन, तो आप लिखेंगे velocity is equal to √20 divided by mu। अब ये नहीं गिवन है, mu होता है बच्चों मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अब मास डिवाइडेड बाय लेंथ आपको चाहिए, लेकिन आपको गिवन है डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस क्वांटिटी को अगर आपको डेंसिटी गिवन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है? एक चीज तो दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि अगर सिर्फ ये दो क्वांटिटीज गिवन है तो इन्हीं दो क्वांटिटीज से ये क्वांटिटी भी आनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन बना है तो सॉल्व तो होना है इसको, है ना। तो देखो आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। आप अगर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखना कैसे। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया अगर मैंने कर दिया तो देखो एरिया और एरिया तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? मास अपॉन लेंथ ओनली। सो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं 7.5 इंटू 0.2, मतलब यूनिट्स के साथ, उसको आपको मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, इसको केजी पर मीटर क्यूब में, है ना। तो आपका जो आंसर बन के आएगा वो डेफिनेटली मास अपॉन लेंथ का आंसर होगा। फील आई है क्या सभी को? बताइए क्या इस बात की फील आपको आ गई है कि मैं म्यू निकालने के लिए, जब आपको म्यू डायरेक्टली गिवन ना हो तो आप रो इंटू ए कर सकते हैं,
यहां से आपको म्यू मिल जाता है। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में बच्चों, सिंपल इसको कैलकुलेट करना है आपको और दैट्स इट। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, और 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेंगे केजी पर मीटर क्यूब में बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 116 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बताइए समझ में आया तो जल्दी से एक स्वैग सैल्यूट, एक लाइक वीडियो को और सब्सक्राइब इस चैनल को। ठीक है, ये 3 काम फटाफट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन था बहुत आसान, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको परेशानी हो, बस थोड़ा सा ये सोचना था कि भाई म्यू का क्या करें। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि म्यू को जो हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी, अब बच्चे सोचते हैं डेंसिटी चाहिए मुझे, डेंसिटी तो गिवन है, सिंपली लिख देता हूं उसको, वहां पे सॉल्व कर देता हूं। ये तो एक्स्ट्रा डेटा गिवन है बेवकूफ बनाने के लिए, है ना, इसको नहीं लेता मैं, छोड़ो। डेंसिटी बोला था सर ने, डेंसिटी लिख दूंगा मैं यहां पे, बट सर ने लीनियर डेंसिटी बोला था, ये तो वॉल्यूम डेंसिटी है उसका या फिर मास डेंसिटी है ना। तो ऐसे ध्यान रखना बच्चों इन चीजों का। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट sin 2 pi ft minus x by lambda. The maximum particle velocity is 4 times the wave velocity. बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जब वेव ट्रैवल करती है ना, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो SHM करते हैं। आप जब देखोगे जब कोई वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल्स अपनी जगह पे बस ऊपर और नीचे SHM कर रहे होते हैं। वेव होती है जो आगे की तरफ प्रोपेगेट होती है, और वेव के प्रोपेगेट होने का मतलब होता है एनर्जी प्रोपेगेट होती है आगे की तरफ। पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, पार्टिकल्स अपनी जगह पे बस ऊपर नीचे ऐसे SHM करते रहते हैं। तो इसमें बोला कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, है ना बच्चों, बिल्कुल सही है, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। देखो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर SHM हो रहा है तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, SHM के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a इंटू ओमेगा। आई होप आपको याद होगा ये, है ना, a इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा। कल ही की क्लास में देखा था हमने, ये बिल्कुल फ्रेश है अभी तो टॉपिक। तो बच्चों इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये y नॉट ही तो a है ना, क्योंकि वेव की इक्वेशन a साइन फिर समथिंग समथिंग होता है, a के जगह पे y नॉट लिखा है, तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो कि a ओमेगा होती है विल बी y नॉट इंटू ओमेगा। ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हो गई, इक्वल टू वेव वेलोसिटी के 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी और 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी होती है बच्चों f इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां ओमेगा है, इधर f है, एक काम करते हैं दोनों तरफ इसको f बना लेते हैं। तो y नॉट ओमेगा को आप लिख सकते हो बच्चों 2 पाई f इज इक्वल टू 4f लैम्डा। अब आप देखोगे f और f तो कैंसिल हो गए, ये 2 ने इस 4 को कैंसिल कर दिया। आपको निकालना क्या था वैसे यहाँ पे, ये तो भूल ही गया मैं। आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम, अच्छा ये कंडीशन पूछा जा रहा है ना, अच्छा जी, तो यहां से कंडीशन देखते हैं क्या बन रही है, लैम्डा इज इक्वल टू y नॉट पाई डिवाइडेड बाई 2, सही है ना, y नॉट इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, बी ऑप्शन। ठीक है, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी f लैम्डा, दैट्स इट। दोनों को इक्वेट किया, हमारा आंसर आ रहा है बी। चलिए मैच करते हैं आंसर को, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, है ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बता दीजिए एक बार स्वैग सैल्यूट देके, फील आ गई या नहीं आ गई है, बताइए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इक्वेशन हमें दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा रिगार्डिंग दिस इक्वेशन। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, वैसे कर लोगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इसको सिंपली आप कंपेयर करोगे, ओके, a साइन kx माइनस ओमेगा टी के साथ, इसको ऐसे कंपेयर करोगे, ठीक है। अब आप लोग खुद सोच के बताओ, विचार करके बताइए मुझे बच्चों कि k के जगह पे क्या लिखा है। k के जगह पे लिखा है 12 पाई, तो डेफिनेटली k की वैल्यू हो गई 12 इंटू पाई। और अभी अभी आपके सर ने बताया था k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, होता है ना 2 पाई बाई लैम्डा, यहां से लैम्डा आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। पाई और पाई कैंसिल हो गए,
इस 2 ने कैंसिल किया, ये 6 बन गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 1/6। कहां पे लिखा है लैम्डा 1/6? यहां पे लिखा है लैम्डा 1/6। खैर और देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव चेक कर लेते हैं। तो वेव वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, लैम्डा इज 1/6। तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, वहां से वेव वेलोसिटी आ जाएगी। आइए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप पहले ओमेगा को कंपेयर कर लीजिए। तो ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है 3000 पाई, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है? 3000 पाई, और ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की वैल्यू आपको गिवन है 3000 टाइम्स पाई। पाई और पाई कैंसिल हो गए, 3000 अपॉन 2 1500 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों 1500 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगी आपकी वेव वेलोसिटी। तो ये कितनी आ रही है? 6 2 जा 12, है ना, उसके बाद 8, हाँ तो ये आ जाएगा ना 250। आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन। सिंपल था ना, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आखिर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो 1500/6 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा a 1/6 और 250 मीटर पर सेकेंड। मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 waves of intensities ratio 9:1, then ratio of their maximum and minimum intensity। देखो यार, ये टॉपिक तो आप वेव ऑप्टिक्स में भी सीखते हो, वहां पे भी जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाते हैं, उसके पहले थोड़ा सुपर पोजिशन बताते हैं, फिर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम दोनों का फॉर्मूला सिखाते हैं, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको सिंपल ऐसे सॉल्यूशन दिखा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। देखो, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। होता है नहीं होता? बताइए मुझे। होता है ना? सबको पता है ना ये फॉर्मूला? होना चाहिए यार पता। देखो, ये √I1 + √I2 का होल स्क्वायर इज आई मैक्सिमम, अपॉन आई मिनिमम होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब आपको I1/I2 गिवन है क्या? 2 waves intensity ratio are 9:1, है ना। देन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो यहां से निकाल लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 4:1 आपका आंसर आ रहा है इधर से। ठीक है बच्चों, तो ये तो चलो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। ऐसे वाले क्वेश्चंस के, इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर में आपको दिख जाएंगे, नीट में, वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर के अंदर दिख जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओपन ट्यूब इज इन रेजोनेंस विथ स्ट्रिंग। देखो, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस का मतलब होता है when two things are vibrating with exactly the same frequency, तो आप उसको रेजोनेंस कहते हैं। उन्होंने बोला आपके पास एक ओपन ट्यूब है ना, यहां पे एक ओपन ट्यूब रखी हुई है। ओपन ट्यूब एक स्ट्रिंग के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है मान लीजिए जो कि वाइब्रेट हो रहा है, उसके साथ रेजोनेंस में है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूब इज n0। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n0 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी n0 ही होगी, है ना, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और ट्यूब की फ्रीक्वेंसी। अब बोला गया कि इफ ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर सो दैट 75% ऑफ द लेंथ ऑफ ट्यूब इज इनसाइड वाटर। अब इस ट्यूब को आपने वाटर में सबमर्ज करा दिया, ठीक है। मान लीजिए वाटर है ऐसे, यहां पे वाटर है बच्चों, ठीक है। इस ट्यूब को आपने डाल दिया वाटर के अंदर। जब इसको वाटर में डिप किया गया तो 75% ऑफ द लेंथ अंदर है। अगर 75% ऑफ द लेंथ वाटर में है तो कितना परसेंट लेंथ अवेलेबल होगा बाहर एयर में? दैट विल बी 25%। मतलब बच्चों L/4, 1/4 होता है ना 0.25। इसका कहने का मतलब है कि 3L/4 लेंथ अंदर होगा और 1/4 लेंथ बाहर होगा। परसेंटेज सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहां पे? अब आपसे पूछ रहे हैं कि देन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब टू स्ट्रिंग नाउ विल बी। देखो बच्चों, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी तो n0 ही रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये पहले तो ओपन था, राइट। ओपन था मतलब दोनों साइड से, यहां से भी ओपन, यहां से भी ओपन। अब ये यहां से हो चुका है क्लोज। जब वाटर आ जाता है ट्यूब के अंदर तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ क्लोज्ड सरफेस। अब ओपन ट्यूब में आप जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, और इसमें आप जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L। तो सिंपल है यार, इसमें जस्ट V तो सेम रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड है ना। टोटल लेंथ भी ट्यूब का तो सेम ही है, लेकिन यहां पे जो लेंथ वाइब्रेट करेगा वो L/4 है। तो आप क्या करोगे, देखो
ओपन ट्यूब के लिए एन नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा v/2l, लेकिन जब आप क्लोज ट्यूब में लिखोगे फ्रीक्वेंसी बच्चों तो v/4l' लिखोगे। l' मतलब द लेंथ विच इज अवेलेबल फॉर वाइब्रेशन और लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो आपको याद है ना, एयर कॉलम तो सिर्फ l/4 लेंथ पे ही था। तो आप यहां पे जब दूसरे केस में लिखोगे यानी कि क्लोज्ड वाले केस में, तो आप l' की जगह लिखोगे l/4। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, ये सिर्फ v/l मिलेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ v/l मिलेगा। अब यहां से जब आप v/l की वैल्यू निकालोगे तो 2 टाइम्स n नॉट मिल जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो बच्चों सिंपल है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। सबसे पहले तो पहले ओपन है, ओपन में फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं हम लोग v/2l, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, v/2l हो गया। सो ओपन में फ्रीक्वेंसी है ना n नॉट जो था, n नॉट इज v/2l। सेकेंड केस में आप देखेंगे तो ये क्लोज्ड हो चुका है और जो अवेलेबल लेंथ है, अगर आप सेकेंड केस की फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो अवेलेबल लेंथ जो है वो है l/4 और फॉर्मूला क्या होता है v/4 इंटू लेंथ, लेंथ है l/4, ये दोनों हुए कैंसिल, आंसर आया v/l। अब v/l यहां से निकाल लो तो v/l का फॉर्मूला है 2n0, करेक्ट एवरीवन? यहां से देखो v/l का फॉर्मूला 2n0, तो इसका मतलब समझ में आया n इज इक्वल टू 2 टाइम्स n0। और अगर बाद वाली फ्रीक्वेंसी 2n0 है, फिर आपसे पूछा गया है ट्यूब की और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ, तो स्ट्रिंग का तो अभी भी n0 ही होगा ना, तो 2n0/n0 आंसर विल बी 2। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक ओपन ट्यूब को ही यहां पे बाद में क्लोज ट्यूब बना दिया गया। और ये भी आपका कंसेप्ट चेक कर लिया गया कि क्या आपको रेजोनेंस पता है? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यार थोड़ा एनर्जी दिखाओ क्लास में, है ना, थोड़ा एक बार बना दो स्वैग सैल्यूट, कम ऑन गाइस। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है पर्सन कैरिंग अ व्हिसल emitting continuously a note of 272 hertz is running towards a reflecting surface with a speed of 18 km per hour। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको पूरी पूरी फील आ जाएगी यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे कोई इंसान है, ये आगे की तरफ भाग रहा है इस तरफ, कितने स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर से। तो लेकिन साउंड तो मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, 18 इंटू 5/18, तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ये इस तरफ भाग रहे हैं भाई साहब और इनकी फ्रीक्वेंसी है 272 हर्ट्ज। ये जो विसल से जो साउंड एमिट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 272 हर्ट्ज। सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है जो कि रेस्ट पे है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि रेस्ट पे है। ये साउंड जो एमिट हुई है पहले वो जाके वहां टकराएगी, समझ रहे हो बच्चों? यहां से जो साउंड इसने एमिट किया वो पहले वहां से जाके रिफ्लेक्शन होगा उसका, वहां जाएगी, वहां पे टकराएगी, टकरा के वो साउंड वापस आएगी और फिर से इसी इंसान को सुनाई देगी। समझना इस बात को, एक तो इसको वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो इसने विसल से एमिट करी, वो तो उसके कानों में सुनाई दिया तुरंत के तुरंत, है ना। आप विसल बजाते हो तो आपको भी तो आवाज सुनाई देती है उसकी, या नहीं देती है? देती है डेफिनेटली। तो एक फ्रीक्वेंसी जो ये बेचारा सुनेगा वो तो 272 ही सुनेगा क्योंकि इसी ने बजाई है, वो तुरंत सुन लेगा उसे वो। लेकिन एक और फ्रीक्वेंसी इसको वो वाली सुनाई देगी जो आगे जाके रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ नंबर ऑफ बीट्स कितना सुनाई देगा इसे, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल है, जो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ f1 माइनस f2, यानी कि जो दो फ्रीक्वेंसीज इसे सुनाई देंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसका पॉजिटिव वैल्यू। अब खुद सोच के देखिए, स्वयं विचार कीजिए कौन कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज अभी अभी सर ने बताया आपको। एक फ्रीक्वेंसी वो वाली जो इसको यहीं से सुनाई दे गई यानी कि 272, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता है। अब मुझे यह पता करना पड़ेगा कि टकरा के जो साउंड वापस आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप यूज करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, क्या यूज करेंगे बच्चों आप? डॉपलर्स इफेक्ट। चलिए अब थोड़ा आपको मैं पहले तो डिटेल में समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऊपर होता है स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है,
क्या ये सोर्स है ना? बिल्कुल है ये सोर्स, इसी ने तो साउंड एमिट किया है। सबसे पहले हम इक्वेशन लगाते हैं इस सोर्स और इस वॉल के बीच में, जो कि रिफ्लेक्टिंग वॉल है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर माना है। मैं 2 स्टेप में सॉल्व कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डेफिनेटली बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इसको ऑब्जर्वर माना, सॉरी इसको सोर्स माना सबसे पहले तो, और इसको ऑब्जर्वर माना। तो यहां से 272 फ्रीक्वेंसी गई है, बट इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? अगर कोई वॉल पे जाके बैठा है तो उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये निकालते हैं। और आपको पता है अगर रिफ्लेक्टिंग वॉल है तो यहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस पे देखते हैं बाद में क्या होगा, ठीक है। यहां पे जो साउंड इंसिडेंट हुआ बच्चों, यहां पे जो साउंड इंसिडेंट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ एपेरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल विच इज बच्चों 272, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड है गाइस 345, करेक्ट, 345, बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वर यानी कि वॉल, वो तो रेस्ट पे है, तो 0 लिख देंगे यहां पे, मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली, ऑब्जर्वर तो वॉल है फिलहाल, है ना। मैंने 2 स्टेप लिया इसका, पहले स्टेप में ऑब्जर्वर तो वॉल है, 0 डिवाइडेड बाय 345 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखो कि सोर्स कैसे मूव कर रहा है। सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है तो नीचे आपको नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। सोर्स की वेलोसिटी 5 है। सोच के देखो बच्चों, आपका जब डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अरे समझ रहे हो ना बात को? वैसे तो यार इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको सिखाया है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया था पिछली कुछ स्लाइड्स में। मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने बोला था डॉपलर इफेक्ट का, उसमें एक केस होगा कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको एम्पावर कर रहा हूं विद थिंकिंग एबिलिटी, कि कैसे सोच समझ के मैं सही फॉर्मूला लिख पाऊं। यहां पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 हो गई बच्चों, और हमने बोल दिया कि ये जो सोर्स है वो इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप यहां पे नेगेटिव लिखेंगे, ताकि ये वाली चीज कम हो जाए, डिनोमिनेटर कम हो जाए, तो पूरी की पूरी वैल्यू ज्यादा मिल जाए। एक बार जल्दी से स्वैग सैल्यूट दे दो अगर बात समझ में आ गई है तो बच्चों। कम ऑन एवरीवन, सिंपल डॉपलर इफेक्ट है, और जिन लोगों ने महामैराथन में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा हुआ है मुझसे, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि ये सारे लॉजिक्स मैंने वहां पे बताए थे। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी आसान ही है वैसे ये, है ना। बिल्कुल मैं सारे लॉजिक आपको दे रहा हूं यहाँ पे। अब सुनना मेरी बात बच्चों, अब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दी इस वॉल को। इस वॉल ने बोला मैं तो रिफ्लेक्टिंग वॉल हूं, जो भी फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई दी है वो फ्रीक्वेंसी मैं इस तरफ एमिट कर दूंगा। समझ आ रही है बात? यानी कि जो वॉल की एपरेंट फ्रीक्वेंसी थी, जो वॉल को मिली फ्रीक्वेंसी, ये वाली 272 इंटू 345 अपॉन 345 माइनस 5, इसको उसने इस तरफ एमिट कर दिया। अब सोचना, अब ये जो वॉल है, जो पहले ऑब्जर्वर था, ये बन चुका है बच्चों सोर्स। अब ये एमिट कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी को, और इस फ्रीक्वेंसी को सुनने वाले महाराज हैं हमारे ये भाई साहब, ये सुनेंगे इसको। तो अब इनका काम, सोर्स का काम नहीं रह गया, अब ये ऑब्जर्वर बन चुके हैं, क्योंकि इनको अब ये सुनना है कि यहां से कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। एक फ्रीक्वेंसी ये वाली है इनकी, जो इन्होंने एमिट करी थी, वो इन्होंने यहां पे भेज दी, अब वो यहां से टकरा के इधर आएगी। तो अब जो इक्वेशन लगेगा वो इसके और इसके बीच ही लगेगा, लेकिन ये सोर्स है जो इतना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर है। अब हमें बताना है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसको। तो फिर से हम लिखेंगे एफ एपरेंट फॉर दैट मैन, ठीक है। सेम फॉर्मूला होगा, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू दिस। अब बच्चों ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है जो यहां से एमिट हुई है, वो ये है, यानी कि 272, ध्यान से देखना, इंटू 345 डिवाइडेड बाय 345 माइनस 5। ये इसने एमिट करी है, तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब मल्टीप्लाइड बाय, अब ये फॉर्मूला लगेगा v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर। अब बताइए आप, ऑब्जर्वर जो है क्या वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है? देखो 5 से सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो
तो आप लिखेंगे ऊपर 345 प्लस 5, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है। ये ऑब्जर्वर है ना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे प्लस लिखोगे तभी तो इंक्रीज होगा, है ना, ताकि न्यूमैरेटर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। डिवाइडेड बाय, जब आप सोर्स की बात करेंगे भाई साहब, तो ये सोर्स तो रेस्ट पे है, ये तो वॉल है ना, इस बार सोर्स वो तो रेस्ट पे है, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 345। अब देखो ये 345 ये 345 हो गया कैंसल। आपका जो आंसर आया है ना वो कुछ ऐसा है, 272 यानी कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी इंटू 345 प्लस 5 अपॉन 345 माइनस 5। देख लो भाई साहब, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से दूसरी वाली एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। ध्यान से देखना, रुक जाओ अभी 1 मिनट बच्चों। कितने लोगों को ऐसा लगा कि सर ने बहुत लंबे तरीके से समझाया है इस क्वेश्चन को? मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगा होगा और लगना भी चाहिए। देखो बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबे तरीके से इसलिए समझाया है ताकि आपको पूरी की पूरी फील आए कि भाई यहां पे चल क्या रहा है। ये साउंड पहले यहां से एमिट होती है, वो पहले जाती है सोर्स के पास, मतलब ऑब्जर्वर के पास। ये ऑब्जर्वर माना है हमने इसको, वो फ्रीक्वेंसी निकाली हमने कि उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी होगी। फिर हमने बोला कि क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उस सेम फ्रीक्वेंसी को एमिट करने लग जाएगा अब, और ये एमिटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी अब एमिटेड फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और ये पहुंचेगी इसके पास। अब इसको क्या सुनाई देगा, वो ये है ना। तो ये 2 बार लगा ये फॉर्मूला पूरा का पूरा डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट। लेकिन डायरेक्टली भी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें फाइनली कि क्या फॉर्मूला बन के निकला, तो ये बन के निकला 272 इंटू 345 प्लस 5। 345 प्लस 5 है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स भी है ना। तो जब आप इसको एक ऑब्जर्वर की तरह कंसीडर करोगे तो ये इस तरफ जा रहा है उस सोर्स की तरफ, तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो यहां पे प्लस 5 लिखा गया है। और बाद में जब ये सोर्स बन गया, ये खुद ही जब सोर्स बन गया तो भी ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है उस तरफ। अब ये सोर्स बन के भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है और सोर्स का फॉर्मूला नीचे लिखा जाता है। तो अगर ये सोर्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो नीचे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यानी कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिख के डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वो फॉर्मूला भी मैं आपको समझा दूंगा, बट बच्चों ये इसको करने का कन्वेंशनल तरीका है। गाइस ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया मैंने डॉपलर इफेक्ट का, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन नहीं कराया है कि बस 2 चीजें गिवन है इधर से इधर फॉर्मूला लगा दिया। ये रिफ्लेक्शन के साथ डॉपलर इफेक्ट को आपको पढ़ाया गया है बच्चों। आई होप आपको इसकी फील आ गई है। अगर इसमें थोड़ी सी भी परेशानी है तो डॉपलर इफेक्ट एक बार रिवाइज कर लेना फ्रॉम महामैराथन, और इस सेशन के लास्ट के पार्ट को, ये वाले क्वेश्चन के पार्ट को एक बार दोबारा देखना, ताकि अगर क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का दिख जाए तो अटकना नहीं चाहिए आपसे। समझ में आ रही है बात? चलिए बच्चों, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका गाइस, एंड अगर मजा आया है इस क्वेश्चन में तो जल्दी से एक बार स्वैग सैल्यूट भी दे देना। कम ऑन गाइस, एक स्वैग सैल्यूट तो चाहिए मुझे सब, हर किसी से, है ना। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप थोड़ा सा दंग रह जाएंगे कि ये तो एक स्टेप का सॉल्यूशन था सर, आपने तो बड़ा लंबा करा दिया। बट बच्चों, जब लंबा मेथड भी पता हो, जब आपको लॉन्ग मेथड भी पता है और जब शॉर्ट ट्रिक भी पता है, तभी तो फील आती है ना बच्चों। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। अच्छा, इसको सॉल्व करके आपका आंसर वैसे 280 आएगा। ये जो चीज आपने सॉल्व करी उसका आंसर 280 आएगा। तो पहली फ्रीक्वेंसी 272 थी, दूसरी फ्रीक्वेंसी 280 है, उनका डिफरेंस लेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। अब वो निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। पहली फ्रीक्वेंसी 272, दूसरी 280, डिफरेंस लेना है 8 आ जाएगा। अब बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो सबसे पहले आप जब देखोगे तो ये जो मैन है यहां पे, है ना, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और सोर्स है हमारा ये वॉल। और जब ये साउंड इधर जाके टकरा के वापस आ गई तो ये सोर्स बन जाता है और ये ऑब्जर्वर बन जाता है ना। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया शायद, है ना, सॉरी, उल्टा लिख दिया बच्चों, फिर से लिखते हैं। देखो, शुरू में तो ये साउंड एमिट कर रहा है तो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है ना, कंफ्यूज मत होना, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। जब साउंड यहां से जाके टकरा के वापस आती है तो ये सोर्स बन जाता है और ये ऑब्जर्वर बन जाता है। तो ये सोर्स की तरह भी बिहेव कर रहा है
और ये ऑब्जर्वर की तरह भी बिहेव कर रहा है जिसकी कुछ स्पीड है। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनेगी बच्चों कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स। अब यही आपका सोर्स है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है और यही आपका ऑब्जर्वर है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है। जब ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था तो भी ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है तो भी ये सोर्स की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों ही केसेस में ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का कंडीशन जब दोनों केस में लगाया जाता है तो ऊपर प्लस लिखा जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तब होगी जब ऊपर का वैल्यू ज्यादा है, और नीचे माइनस लिखा जाना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तब सुनाई देगी जब डिनोमिनेटर कम है। और दोनों टाइम पे उसकी स्पीड 5 ही है, तो आप सीधा ऊपर +5 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे -5। डन एंड डस्टेड। ये है शॉर्ट ट्रिक रिफ्लेक्शन केस का, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आता तो 2 बार लगा लो, पहले एक को सोर्स दूसरे को ऑब्जर्वर, फिर जब एक फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी वाली तो इसको सोर्स और इसको ऑब्जर्वर मान लो, तो भी आपका काम हो जाता है। बच्चों बहुत मेहनत करके ये टॉपिक सिखाया है मैंने आपको, बहुत सिंप्लीफाई किया है बच्चों इसको, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा इससे डरे रहते हो, राइट। एक बार इस क्वेश्चन को एटलीस्ट फिर से सॉल्व करना, करोगे? एक बार एटलीस्ट फिर से सॉल्व करना, और अगर कोई भी डाउट आए वीडियो को एक बार दोबारा देखना स्टार्टिंग से एक बार सब लोग देख लीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है बच्चों। चलिए गाइस, अच्छे क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, ज्यादा सम्मान देना चाहिए। दोस क्वेश्चंस डिजर्व सम रिस्पेक्ट, राइट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हमने लगभग सारे कंसेप्ट्स कवर किए, लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए। महामैराथन जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी फील वहां से वेव की आएगी, राइट बच्चों। अब ये है नीट का क्रैश कोर्स, और ये बहुत हेल्प कर सकता है आपको आपके नीट के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ये इसका लिंक है बच्चों, जीजी नीट कूपन कोड लगाना है आपको, और 2999 इसका प्राइस है, ठीक है। प्रो सब्सक्रिप्शन vdnt.in/ytpro, और ये है कूपन कोड जीजी प्रो। इसके साथ ही साथ बच्चों ये है हमारा वेदांतु का ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ये है बच्चों हमारा आज का फ्री मॉक टेस्ट 16 अगस्त को आपको मिलने वाला है, ये भी डेफिनेटली आप लेना बच्चों। एंड टेलीग्राम ग्रुप, राइट। एंड फाइनली अगर आपको सेशन आज का पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, राइट बच्चों। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में और शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हाँ, वो जो नई सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो भी नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने वाले हैं, ओके। चलिए गाइस, टिल देन बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।